हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट का जो कंप्लीट 1000 सीरीज कवर कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग कवर करेंगे 351 क्वेश्चन नंबर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 351 नंबर कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ से आप ये चीज़ सीखे कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा कुछ और गया है कि किस देश से, यानी कि पहले किस देश का भाग हुआ करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर बांग्लादेश एक दूसरा देश बना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में, यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें पूछा जा रहा है कि जो www है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, www का अर्थ पूछा जा रहा है किस भाषा में, तो कंप्यूटर की भाषा में। तो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके साथ आपको www लगा हुआ दिख जाता है सबसे पहले ही। तो वही www का अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि 1 किलोबाइट, ठीक है, जो भी डेटा वगैरह है उसको केबी यानी कि बाइट में ही मतलब स्टोर किया जाता है। बाइट का जो अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो केबी हो जाएगा, एमबी हो जाएगा, जीबी हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ बढ़ते जाएगा। तो वही पूछा यहाँ पे, जो किलो बाइट है उसमें कितनी बाइट होती है। ठीक है, बाइट जो है वो छोटी इकाई है, सबसे छोटी बाइट्स होती है। ठीक है, बाइट्स होती है, निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है। आपको याद रखना है कि 1024 बाइट होती है। तो यहाँ से आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि 2 GB, ठीक है, जो 2 GB हम लोग को डेटा अगर मान लीजिए रिचार्ज करा रहे हैं 2 GB वाला में, तो इसमें कितना MB मिलेगा। ठीक है, कितना MB इसमें होगा, ये चीज़ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो 1929 में एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने किया था। तो किसने किया था चलिए जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया, ठीक है, बम फेंका गया, तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय असेंबली है उसमें बम फेंकने के दौरान भगत सिंह का साथी कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम मेंशन किया गया कि जो बटुकेश्वर दत्त थे वो कौन थे, भगत सिंह के साथी थे। किसमें, तो जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था उसके दौरान। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, सवाल क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। तो सवाल दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। ठीक है, तो भारत विभाजन का मांग मुस्लिम लीग द्वारा पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कब की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1940 में। ठीक है, सन 1940 में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, भारत विभाजन का मांग किया था। नेक्स्ट दिया गया है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन पब्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये एकमात्र भारतीय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि 1856 में विधवा, अगला सवाल कितना है, 359 नंबर सवाल देख लीजिए। क्या दिया गया कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। यानी कि 1856 के पहले जो भी औरत विधवा हो जाती थी उसके पहले तो आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा कि उसमें क्या होता था कि हस्बैंड के साथ साथ उनको भी चीते पे जला दिया जाता था। लेकिन बाद में इस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो जिनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे वो विधवा हो जाती थी। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह कानून। तो किसके प्रयासों से ये बनाया गया, तो आप नाम सुने होंगे, ये सोशल वर्कर थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून को लाया गया। कब लाया गया, तो 1856 में। अगला सवाल है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि नवंबर 1858 में
कहाँ के मतलब जो आयोजित दरबार था वहाँ में पे क्या किया गया कि क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। 1857 में जो क्या हुआ था, सिपोही म्यूटिनी हुआ था, उसके बाद कंपनी रूल को खत्म करके क्राउन रूल को भारत में लाया गया था। तो वही किसके द्वारा घोषित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, इलाहाबाद में दरबार लगा, वहीं पे क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस चीज़ को घोषित किया गया कि आज से कंपनी रूल खत्म और क्राउन रूल शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी। ठीक है, तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनके साथ सहायक संधि, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य के शासक ने सबसे पहले किया था, तो निजाम थे। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने किया था। किसने किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब संधि को किया था। आगे दिया गया कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, भारत में जनजाति होती है बहुत सारे, लेकिन उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएंगे कौन, गोंड। जो गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात हो रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा नाम एनी बेसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। बहुत बार आपको होम रूल्स से रिलेटेड वहाँ पे अगर सवाल पूछा जाता है तो ये नाम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, उस योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जो माउंट बेटन योजना आया उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि हत्या किसने की थी। ठीक है, तो जो जनरल डायर था उसने क्या किया था, ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सैनिक को कि गोली चला दे। तो वही जनरल डायर की हत्या कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया, तो उधम सिंह ने। किसने किया, तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दिया, इस चीज़ को रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। तो चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये आपको बताना है। अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कुल कितने न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएंगे, 24। बहुत बार आपको लगता होगा कि हर स्टेट में उच्च न्यायालय है, तो ऐसा नहीं है। पूरा हाई कोर्ट पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाए हुए थे, मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न टी लाइफ, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर जो कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला सवाल दिया गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, संविधान सभा का, तो उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष को चुना गया, टेम्पोररी प्रेसिडेंट को चुना गया। तो वो कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। कौन थे, सचिदानंद सिन्हा, ये नाम आपको याद रखना है। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये एक डांस स्टाइल है। ठीक है, तो किस राज्य से ये संबंधित है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के बारे में बात हो रहा है, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो भरतनाट्यम को आप याद रखिएगा, तमिलनाडु। किससे याद रिलेट करके रखना है, चीज़ें रिलेट करते रहिएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तो यहाँ से आप शुरू में कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली की अगर हम बात करें, नेक्स्ट दिया गया कथकली। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली क्या है, एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, जो केरल राज्य है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथकली। ठीक है, कथकली जो है वो एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और जो भी सेशन आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जीके का जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो लूसेंट पढ़ना है, और लूसेंट को हम पूरा निचोड़ लेके आ रहे हैं, मतलब ये निचोड़ ही है 1000 सवालों का। तो आपके लिए ये सेशन समझ सकते हैं कितना बेहतर है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन दिया गया कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा केसर का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केसर बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा, ठीक है। बहुत बार आपने वो एड वगैरह देखा होगा, जो माउथ फ्रेशनर का एड आता है उसमें केसर वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो वही केसर होता है, ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो मल्टीपर्पस जो योजना चलाया गया, प्रोजेक्ट चलाया गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर चलाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर, ठीक है। जो दामोदर नदी है जिसको हम लोग बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी नाम याद रखिएगा, जिनका पूरा नाम है योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बहुत जगह आपको सिर्फ ये नाम देखने को मिलेगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, या फिर पूरा नाम ओएमएस चंद्र बनर्जी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सवाल क्या है कि गांधी जी के बारे में कि वो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि पूरे विश्व भर में शांति स्थापित करना, दूसरे देशों की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये इसका जो जिम्मेदारी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का है। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, उसका ये काम है। अगला सवाल दिया गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, यानी कि भारत के वो पहला सिटीजन जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने देश का राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन इन्होंने लिखा था। इनके बहुत सारे प्रसिद्ध बुक भी है जिसमें से गीतांजलि एक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई, ठीक है। मिड डे मील योजना जो स्कूलों में चलता है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 ईस्वी में। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है। तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका पहले तो नाम याद रखना है कि कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। इसको भी किसने लिखा, तो हमारे देश के जिन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, जिसका नाम क्या है, अमार सोनार बांग्ला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। लोधी वंश का आपने नाम सुना होगा, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका संस्थापक कौन था। चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो बहलोल लोधी, जो बहलोल लोधी था वो लोधी वंश का संस्थापक था। कौन था, बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उस संशोधन का क्या नाम है, वो कौन सा संशोधन है, तो जो 42 यानी कि जो 42वां संशोधन किया गया हमारे संविधान में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है। गोताखोर किसको बोलते हैं, देखते होंगे जो पानी के अंदर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करता है, या मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई डूब गया पानी के अंदर, तो गोताखोर जाते हैं, खोजते हैं डुबी लगा के, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उसमें गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ गैस होता है। कौन कौन से गैस का मिक्सचर होता है, आइए जानते हैं। तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन और दूसरा हीलियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का वो मिश्रण होता है उस बॉक्स में जो लेके वो जाते हैं कंटेनर, ठीक है, और जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हेमोपैथी का संस्थापक कौन था। हेमोपैथी देखते होंगे बहुत जगह, मतलब हेमोपैथी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके संस्थापक है हैनीमैन थे। कौन थे? हैनीमैन। ठीक है, हैनीमैन जो कि हेमोपैथी के संस्थापक थे। अगला सवाल है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? बहुत बार ऐसा जब मार्केट में आप देखते होंगे कि जो जो भी फल आपको मिलते हैं वो पकाए हुए होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे मतलब नेचुरली पकाए हुए आपको बहुत रेयर मिलेगा, वो गैस के थ्रू पकाया जाता है। तो उसमें गैस का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन होता है, उसको स्प्रे कर देते हैं तो वो पक जाता है, तुरंत से फल क्या होता है? पक जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके पहला माह की अगर हम बात करें कि सबसे पहला महीना कौन सा है तो चैत है। कौन सा है? चैत्र। चैत हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद, क्या सवाल है यहाँ पे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात हो रहा है, जो कि बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी कि न्यूनतम उम्र के बारे में पूछा जा रहा है कि जो देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको मिनिमम कितना एज होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 साल। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिनिमम 25 साल उम्र होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची में एक सांची का स्तूप है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, यक्षगान के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है? एक तरह का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर इसका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का ये क्या है? लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ठीक है, मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मैकमोहन रेखा है वो क्या है? एक बॉर्डर का नाम है। तो कौन से दो ऐसे देश है जिनके बीच में वो सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन, इंडिया और चाइना के बीच का जो रेखा है, बॉर्डर लाइन है, उसको हम लोग मैकमोहन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन। अगला है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो जो हम लोग प्याज खाते हैं तो वो उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? ठीक है, तो प्याज का जो तना होता है, जो तना होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं। प्याज में तना को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, श्रव्य परिसर की अगर हम बात करें यानी कि जो मतलब सुनने योग्य जो साउंड होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका कितना आवृत्ति होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? जो साउंड वेव होता है ना, उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। तो वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 जो हर्ट्ज तक का जो साउंड वेव होता है उससे हम लोग सुन सकते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी का। अगला सवाल दिया गया कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है, बिहार का है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का फेमस है ये। बिहार का फेमस है क्या? मधुबनी। मधुबनी क्या है? एक लोक चित्रकला शैली है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में है। भारत में हिमालय पर्वत है भैया, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट का चोटी है वो कहाँ पे है? तो नेपाल में ही है। सागरमाथा के नाम से भी उसे जाना जाता है। अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? चलो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो गोदावरी। जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, निर्विरोध यानी कि जिनका कोई विरोध नहीं किया गया और वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने, तो कौन से थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो निर्विरोध यानी कि जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, वो ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। पर यहाँ से तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला कि सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो जाएगा? तो सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसे कौन नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो इसका फॉर्मेशन करती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आज के सेशन में कवर कराई गई होंगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी चीज़ आपको पता चल गया होगा कि साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अलावा भी जो चीज़ होती है उसे बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ऐसे बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम जरूर एक दिन क्लियर होगा अगर आप सही से पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगले सेशन को भी देखिएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।